मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 देखना चाहते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को विशेष ध्यान रखते हुए मैंने अपने इस सामग्री को तैयार किया है, कंटेंट तैयार किया है, ताकि आपको जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है, टीचर के लिए जो एग्जाम होने वाला है बिहार में, उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो और आप लोग अपना एक सीट पक्का कर पाएँ। इसको देखते हुए मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है, भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज है, और बहुत जल्द मैं भारतीय इतिहास और भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ इस पे, कि ताकि आपका जो तैयारी है वो बूस्ट हो। आप 6 टू 12 का एग्जाम दे रहे हैं, 6 टू 8 का, या 9, 10, 11, 12 जो भी दे रहे हैं, हर सेक्शन में, हर पेपर पर आप लोग को जीएस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर कंटिन्यू मन से ध्यान लगा के मेरे बातों को सुनिए। देखिए, जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम बात यही चल रही थी हमारे देश में, जो स्थितियां हैं, जो देश में परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से जो काम करना था। लेकिन कुछ ऐसे सैद्धांतिक बातें थीं जो संविधान में उस टाइम डालना बहुत मुश्किल मुश्किल लग रहा था। जैसे समान नागरिक संहिता, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, जैसे समान वेतन का अधिकार, जैसे राइट टू वर्क, बहुत सारी ऐसी बातें थीं। जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ बातें था, इस सबको हमारे संविधान में डालना था, लेकिन मुश्किल हो रहा था। इसी को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विचार लाया। वह विचार क्या कहता है? कहता है कि डीपीएसपी, उस विचार को कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हमारे संविधान में डीपीएसपी जो राज्य के निर्देशक तत्व है, वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है डीपीएसपी, इसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। और इसमें सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि आप अपने समाज में, देश में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, हर फील्ड के लिए, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, अगर जो भी देखें, हर हर स्तर पे मैं सोसाइटी में एक बदलाव आना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने कहा बदलाव तो आना ही चाहिए। और पोषाहार एवं जीवन स्तर, राज्य अपने नागरिकों के, मतलब कहने का मतलब है जो अनुच्छेद 47, अभी तक मैंने आप लोगों को होलिस्टिक बता रहा था कि इसका मतलब क्या था। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखा है तो आप लोग बहुत बखूबी समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और अभी मैं आपको अनुच्छेद 47 समझाना चाहता हूँ कि देखिए, उस टाइम हमारे देश में लोगों की जीवन स्तर इतना गिरा हुआ था, लोग भूख से तड़प रहे थे, भुखमरी थी, गरीबी थी, इतना था कि लोग का पोषण स्तर भी गिरा हुआ था। लोगों के पास कैल्शियम की मात्रा शरीर में जितना होना चाहिए, जितना प्रोटीन होना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा था। लोगों को भोजन इतना निम्न स्तर के था कि लोगों के जीवन स्तर बहुत ही बेकार हो गया था। इस सिचुएशन को देखते हुए संविधान निर्माताओं का एक मत था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसा अनुच्छेद डाला जाए कि अगर राज्य में वैसी स्थिति बनती है, अगर देश उस विकास के पथ पे आगे बढ़ता है, जब राज्य अपने पैसे से अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए, योजनाओं के माध्यम से कर पाए, तो बहुत अच्छा होगा। इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद 47 डाला गया। कहा गया है कि राज्य को ये जिम्मेवारी है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को बेहतर बनाए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, ताकि लोग अपने जीवन जैसे मान लीजिए, एक सामान्य मनुष्य को अगर अच्छा हेल्थ चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको केला चाहिए, उसको फ्रूट्स चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जितने भी चाहिए। अगर इसको बैलेंस डाइट, अगर कोई इंसान बैलेंस डाइट करता है, तभी उसके हेल्थ में इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं करता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही था, मूल मूल बात यही है, बैलेंस डाइट की बात की गई है अनुच्छेद 47। और इसके साथ साथ कुछ और बातें की गई, जैसे मान लो कि अगर आप, ठीक है, आप एक व्यक्ति ए, आप ए के हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं, ए के हेल्थ में सुधार करने के लिए आपने हर चीज़ प्रोवाइड करा है, प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ दिया कि केला, अंडा, दूध, मलाई, घी, हर चीज़ दिया कि इनके ए के हेल्थ में सुधार हो, खनिज, प्रोटीन जो भी मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? शराब पीता है, और जैसे ही शराब का सेवन करता है तो इसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे किडनी का फंक्शन है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। तो उसको देखते हुए सरकार से अपेक्षा की, संविधान निर्माताओं का सरकार से अपेक्षा है कि अगर आप लोगों को लगे कि राज्य में आप अल्कोहल, दारू बैन कर पाएँ, बहुत बढ़िया होगा, आप दारू बैन कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। और इसी को देखते हुए कि बिहार में भी बिहार में भी क्या है? तो शराब पर बंदी है। गुजरात में भी क्या है? गुजरात में भी क्या है? शराब पर बंदी है। इसी को देखते हुए गुजरात, बिहार में शराब बंदी है, किया गया है। एक ड्राई स्टेट के रूप में उभर के आया है सामने। तो क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि संविधान में कुछ ऐसा होना चाहिए,
ये अनुच्छेद 47 से है। 47 कोई अलग चीज़ नहीं है। अनुच्छेद अनुच्छेद 47 की बातें जो 36 से 51 में डीपीएससी की बातें की गई है, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की बातें की गई है। न्यायालयों से मतलब कहने का, मैं बार बार आपको बताता हूँ, एक बात ध्यान से गांठ बांध के देख लीजिए, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप जाकर न्यायालय में बोलोगे कि देखिए, जैसे मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मूल अधिकार है 35। आप जाते हो संविधान, आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, कहते हो कि मेरा मूल अधिकार किसी के द्वारा, वो सरकार भी हो सकता है और प्राइवेट संस्थाएं भी हो सकती है, किसी के द्वारा आपके मूल अधिकार को छीना गया है। इस स्थिति में न्यायालय में आप जाते हो और न्यायालय पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करता है, जजमेंट देता है और जजमेंट के माध्यम से ऐसा काम होता है, आपके अधिकार मिलते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में जो प्रावधान है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि राज्य की जिम्मेवारी है भाई। संविधान निर्माताओं ने राज्य की जिम्मेवारी दिया हुआ है कि आप लोग अपने देश के विकास के हिसाब से, अगर आपका देश अगर आपका देश डेवलप वैसे कर रहा है तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आप किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। आप इसके खिलाफ में, कोई नागरिक आपके खिलाफ में कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन आपका जिम्मेवारी नैतिक बातें दी गई है कि नैतिकता पे डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए। मूल बात ये है, बहुत बहुत ही एक मूल मूल मंत्र है, आप ध्यान रखिएगा कि न्यायालय में परिवर्तन है। बहुत बार क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 47 महत्व भाई, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य एक राष्ट्र की बात की गई है, मतलब पोषण स्तर, बस वही बात। पोषण स्तर में सुधार होना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई। सारी बातें वही हैं। जो मूल बात है मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। इससे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन इसमें अपने पीडीएफ में डाला हूँ, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जो, अगर आपको लगता है कि सर के पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कुंदन मिश्रा सर, एक मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है कुंदन मिश्रा सर, इसी के नाम है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है उसी के नाम से टेलीग्राम है, उसी के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद हर दिन का पीडीएफ वहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ में वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले लेना। अच्छे से पढ़ाई करो बस। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने की प्राथमिक कर्तव्य सौंपता है? राज्य को कहता है कि आप पोषण स्तर में सुधार कीजिए। तो अनुच्छेद 47। बहुत सारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, इसमें 46, 48, 49 सब मैं डाल रखा हूँ, लेकिन आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 47। ऐसे कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य की औषधीय परियोजनाओं को छोड़कर विशेष रूप से किनके उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया? भाई, सब मादक पदार्थ, मादक पेय पदार्थ, शराब, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, शराब वगैरह की, शराब को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। अगला देखता हूँ। देखिए, अभी तक 2 क्वेश्चन इसमें था, और ये तो निष्कर्ष एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की बात की गई। कल्याण का इसमें कुछ शॉर्ट में इसमें लिख दिया हूँ कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो कि क्या है इसका मतलब। और अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मेन फोकस है कि टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, अगर आप टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 4.2, क्योंकि अभी तक टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक हो चुका है, समझे? तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए। और मैं बता दूं कि 46,000 प्लस सीटें आई हुई हैं, और सितंबर में इसका पेपर होने वाला है। इससे अच्छा मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। अच्छे से तैयारी करो, आप लोग मिलकर तैयारी करो, मन से तैयारी करो। मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप लोग को प्रयास करना है, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य क्या होता है? रास्ता दिखाना। आगे रास्ता दिखाता है टीचर, बस रास्ता पर चलना आप लोगों को ही है। मैं बस रास्ता बता सकता हूँ कि रास्ते में कहाँ कठिनाई आएगी, उस कठिनाई से निपटने का उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उस उपाय को समझ कर इम्प्लीमेंट तो आप ही को करना है। तो बहरहाल, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।